हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम माँ शीला की उसे मत मारो भगवान रजनीश के साथ मेरी ज़िंदगी की कहानी का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट से जर्मनी की जेलों तक। दो पत्रकारों के साथ हमारी यूरोप की 6 सप्ताह की यात्रा ने हमारी नई सच्चाई से रूबरू होने का मौका दिया। यह सच्चाई बहुत ही उज्जवल नहीं दिख रही थी। हमें इस बात का एहसास था कि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हम जानते थे कि यदि हमने रजनीशपुरम की तरह एक टीम के तौर पर साथ में काम किया तो हमारा जीवन और भविष्य थोड़े ही समय में आरामदायक हो जाएगा। हम मेहनतकश, व्यवहारिक और समान क्षमता वाले बुद्धिमान लोगों के समूह थे। यदि हम कोशिश करते तो अपने आप को संभालने के लिए पैसा कमाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हम कुछ व्यापारिक योजनाएं लेकर आए जिन्हें हम शुरू कर सकते थे। साथ ही हमने अपनी निर्भरता के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल भी किया। हमने ऐसे पत्रकारों को अपनी कहानी बेची जिनकी उसमें रुचि थी। अतः हमने एक होटल खोलने का निर्णय लिया। हम इसमें अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकते थे जो हमने रजनीशपुरम के होटल में सफलतापूर्वक संचालन से प्राप्त किया था। जल्द ही हमें ब्लैक फॉरेस्ट में वह सही जगह मिल गई। हमने इस क्षेत्र के कई कारणों से चुना था। पहला, यह जर्मनी इसी का सदस्य था, जिसका अर्थ हम सभी के लिए वर्क परमिट करने का अवसर था। दूसरी, दीपू और मैं स्विट्जरलैंड के नागरिक थे और ब्लैक फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत दूरी नहीं था। और सबसे आखिरी बात, हम ब्लैक फॉरेस्ट की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेम करते थे। हम बड़े शहर में नहीं रहना चाहते थे, हम शांति के बीच काम करना चाहते थे। मैंने जल्द ही होटल खरीदने के लिए प्राथमिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे लिए लोन प्राप्त करना बहुत आसान था क्योंकि मेरी प्रसिद्धि $55 मिलियन लेकर भाग जाने की गलत छवि के कारण बन चुकी थी। ज़्यादातर लोग मेरे साथ व्यापार करने के लिए तैयार थे। उसी दिन शाम को हम लोग साथ बैठे और कुछ दिनों के अंदर आगे जाने की संभावना की बातचीत की। अचानक हमने अपने गेस्ट हाउस के दरवाजे तक कई कारों के आने की आवाज़ें सुनी। कोई खड़ा हुआ और उसने खिड़की के घेरने के लिए दौड़ रहा था। मैं हंसी और बोली, हो सकता है कि वे हमें गिरफ्तार करने आए हों। मैं बस मजाक कर रही थी, लेकिन यह मजाक सही साबित हुआ। वे वास्तव में मुझे और मेरी दो सहेलियों को डॉक्टर देवराज की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार करने आए थे। जर्मनी के आव्रजन कानूनों को अनदेखी करते हुए इससे एक दिन पहले यूएस सरकार जर्मन अधिकारियों के साथ एक प्रत्यार्पण का अनुरोध दायर कर चुकी थी, लेकिन जर्मन सरकार ने मुझे गिरफ्तार करने और प्रत्यार्पण करने का अनुरोध खारिज कर दिया था। इसलिए 24 घंटे बाद यूएस सरकार ने एक नए आरोप के साथ प्रत्यार्पण का अनुरोध फाइल किया। इस बार वे सफल रहे। इससे 4 दिन पहले होटल खरीदने की बातचीत के दौरान मैं एक जर्मन वकील से मिली और वह मेरे दिल को भा गया। मैंने यह कहते हुए कि उसका बिजनेस कार्ड मांगा कि मेरे गिरफ्तार होने की स्थिति में मुझे पता हो कि मैं किसे कॉल कर सकूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह मजाक कुछ ही समय में सच में बदल जाएगा, जैसा कि बाद में यह सब बदल गया। वह आस्तिकों से मिला एक उपहार था। मुझे प्रेस के सामने विपरीत ढंग से चित्रित किया जा रहा था, जैसे कि मैं कोई अपराधी थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वैध या प्रतिबंधित हो। रजनीशपुरम के निर्माण के दौरान मैंने कानूनों का पालन सही ढंग से किया था और हमारे वकीलों के निर्देशों के साथ ही किया था। यह मेरे लिए आपराधिक गतिविधियाँ नहीं थी, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के दौरान कई पत्रकारों ने पूछा था, आप स्विट्जरलैंड क्यों नहीं जाती? वहाँ आप सुरक्षित हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने नागरिकों का प्रत्यार्पण नहीं करता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड कुछ ही मील की दूरी पर था, बस उस राइन के पार। लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि मुझे भगवान के अपमानजनक आरोपों से बचना चाहिए। मुझे लगता था कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह देखने में सक्षम होगा कि इन आरोपों में सच्चाई कितनी कम थी। इसलिए मेरे विचार में मेरे पास किसी चीज़ से डरने की वजह नहीं थी। न्याय और कानून के बारे में मेरे विचार काफ़ी अनुभवहीन थे। यह बात बाद में सामने आ गई। मैं बहुत भोली थी और सोचती थी कि कानून का उपयोग निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए होता है, लेकिन मुझे उसका अनुभव हो गया था। मैं मानती हूँ कि कानून अपराधियों की रक्षा और शक्तिशाली लोगों का विशेष स्वार्थों के लिए है।
वह राजनेताओं और उनके पदों को मजबूत करने में मदद करते हैं और राजनीतिक रूप से अवांछनीय तत्वों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मेरे मामले में दिख रहा था। हम तीनों के अतिरिक्त भगवान भी गिरफ्तार किए गए थे। हमारी एक साथ गिरफ्तारी भी हॉलीवुड थ्रिलर को एक अच्छी कहानी दे सकती थी। यह निश्चित ही मीडिया और FBI को अपार उत्साह और अनुभूति प्रदान करने वाला था। उस शाम मेरी कैद का जीवन शुरू हो गया था, जब जर्मन पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई और उस वीक कुछ असमंजस था। उन्होंने बहुत सारे FBI एजेंट द्वारा भेजा गया था जो स्थितियों को रोमांचक बताने में विशेषज्ञ नजर आते थे। पहली बात जो अमेरिकन पुलिसकर्मी और FBI एजेंट्स अपने परीक्षण के दौरान सीखते हैं वह शायद नाटक और रंगमंच ही है। उनकी प्रत्येक गिरफ्तारी में एक प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर अथवा बेस्ट सेलर बनने का आंतरिक संभावना होती है, और मेरे मामले में उनके हाथों में एक बड़ा जैकपॉट लगा। पूरी दुनिया के पत्रकारों ने मुझे घेर लिया। अपना बेस्ट स्पोर्टिंग रोल का खिताब निश्चित करने के लिए प्रत्येक पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहती थी। ये एजेंट्स तमाशा खड़ा करने में माहिर थे। फिर मेरी चिता का मंत्र एक विषय रह गया, क्या जेल में बिस्तर पर साफ चादर और स्वच्छ टॉयलेट होते हैं? यही पहला प्रश्न था जो मैंने अपने वकील से फ़ोन पर पूछा था। मैं जानती थी कि इस नाटक के बाद मैं निश्चित रूप से ही थक जाऊंगी और मुझे शांति में नींद लेने की ज़रूरत होगी। तो ये थी माँ शीला की, यहाँ तक कि इस कल हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, अमेरिकी में जर्मन जेल और व्यवस्था के बीच विषमता। जब जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपना पालन पोषण वहाँ पे कैसे किया, ये बातें हम कल पढ़ेंगे।